हेलो गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस 11th एंड 12th बाय अनअकैडमी। और मेरे क्लास 11 के प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने हमारा फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पिछले लेक्चर में स्टार्ट कर लिया था। एंड अब आज के लेक्चर में मैं आपके साथ में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करने वाला रहूंगा। आज का लेक्चर हम लोग अलग अलग लॉस के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये लॉ क्या बोलते हैं, और इस लॉ को कंप्लीट करने के बाद ही आप लोग रेडी हो पाएंगे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए। और जब हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो हम बना पाएंगे स्टोइचियोमेट्री। ठीक है, तो हम लोग वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन चैप्टर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बेसिकली अलग अलग लॉ से मिलकर बना है, जिसमें सबसे पहला लॉ आता है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये लॉ क्या बोलता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से इस लॉ के बारे में सुनेंगे। ये लॉ फॉर द फर्स्ट टाइम दिया था। दिस लॉ वॉज एक्चुअली गिवन बाय अ साइंटिस्ट जिनका नाम था एंटोन वैन लीवेनहॉक। एंटोन वैन लीवेनहॉक नहीं, एंटोन वैन लीवेनहॉक तो उसमें थे, बॉटनी में, अपने बायोलॉजी में। इनका नाम था एंटोनी लेवॉइसर। इनका नाम था एंटोनी लेवॉइसर। एंटोनी लेवॉइसर ने फॉर द फर्स्ट टाइम ये लॉ हम लोगों के सामने रखा था इन 1789। इन 1789 एंटोनी लेवॉइसर ने ये लॉ हमारे सामने रखा था। क्या कहता है ये लॉ? सिंपली ये लॉ कहता है, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में ये बोलता है दैट मैटर या मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोल रहा है ये। तो मास से इसका कहने का मतलब है दैट मास can never be created, mass can never be created nor it can be destroyed। ना तो आप मास को बना सकते हो, ना तो आप मास को तोड़ सकते हो। मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर मास कैन बी डिस्ट्रॉयड। इनफैक्ट यहां पर थोड़ा सा एक अमेंड हम लोग करेंगे। यहां पर कुछ कुछ किताबों के अंदर लिखा जाता है अबाउट मैटर। वैसे तो उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं, बट ये एक्चुअली मैटर के ऊपर बेस्ड है। भाई मैटर क्या होता है, पिछली क्लास में बताया था, मैटर हर वो चीज होती है जिसके पास में मास और वॉल्यूम होता है। तो टेक्निकली मास बोल लो या मैटर बोल लो, एक ही चीज समझी जाती है। तो इसका ये मतलब है दैट मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड, मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर मैटर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ना तो आप खुद से मैटर को बना सकते हो, ना तो आप खुद से मैटर को तोड़ सकते हो। बहुत एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो आपके पास में हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन आपने यहां पर इस्तेमाल की है लेट्स से 2 ग्राम। यहां पर आपने ऑक्सीजन इस्तेमाल की है, लेट से आपने ऑक्सीजन इस्तेमाल करी है 16 ग्राम। तो आपको इनकी रिएक्शन से जो वाटर मिलेगा ना, वो वाटर आपको एग्जैक्टली 18 ग्राम मिलेगा। यानी कि आपके जो दो रिएक्टिंग स्पीशीज है, उन दोनों के मास का वजन आपका जो प्रोडक्ट है उसके बराबर होगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि आपने 18 ग्राम रिएक्टेंट लिया है तो प्रोडक्ट आपका 20 ग्राम बन जाए। भाई 2 ग्राम एक्स्ट्रा कहां से आया? हो सकता है कि ये 14 ग्राम ही बने, तो भैया 4 ग्राम कहां गया? तो ये सवाल बिल्कुल नहीं उठना चाहिए मन में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि आप मैटर को ना तो बना सकते हो, ना तो आप मैटर को तोड़ सकते हो। क्या ये चीज क्लियर हो गई? कोई परेशानी? लेटर ऑन जब डाल्टन आएगा ना, तो डाल्टन इस लॉ में से एक चीज चोरी करेगा। वो मैटर की जगह एटम लगा देगा, बोलेगा एटम को ना बनाया जा सकता है, ना एटम को तोड़ा जा सकता है। समझ में आ रही बात आपको? हाँ, एटम अभी किसी चीज के साथ किसी डिफरेंट फॉर्म में होगा तो आप उसका फॉर्म बदल सकते हो, बट आप एटम को चेंज नहीं, मतलब एटम को तोड़ या बना नहीं सकते। वो उसने बोला था। तो अभी तो आप बेसिक पढ़ना हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो पहले जरा आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है, कोई परेशानी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आया? चलिए, इसके बाद हम लोग सेकेंड लॉ की तरफ चले। क्लियर हो गया सबको? चलिए, तो इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे सेकेंड लॉ की तरफ,
which is called as law of constant proportion. That is called as law of constant, or we can say fixed, और वी कैन से, अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम होते हैं, हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा. प्रपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट और फिक्स और डेफिनेट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट और फिक्स्ड और डेफिनेट प्रपोर्शन. अब ये लॉ क्या कहता है? एक्चुअली एक साइंटिस्ट थे अय्यर भाई की तरह हमारे, जिनका नाम था जोसेफ एल प्राउस्ट. ये एक्चुअली क्यूप्रिक कार्बोनेट के ऊपर काम कर रहे थे. किसके ऊपर काम कर रहे थे? क्यूप्रिक कार्बोनेट के ऊपर. तो हम लिखेंगे दैट ही वाज एक्चुअली वर्किंग ऑन क्यूप्रिक कार्बोनेट. सर क्यूप्रिक कार्बोनेट मालिक अब इतना खर्चा कर ही दिया है तो जरा इसका वो सिंबल भी बता दो, फॉर्मूला भी बता दो. तो CuCO3. जब इन्होंने ऑब्जर्व करा कि जब क्यूप्रिक कार्बोनेट इनको नेचुरली मिला तो इन्होंने देखा कि क्यूप्रिक कार्बोनेट में कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन 3 तरीके के एलिमेंट है. इन्हें देखा कि कॉपर 51.35% निकला. फिर इन्होंने देखा कि आपका जो कार्बन था वो 38.91% निकला. और फिर इन्होंने देखा कि ऑक्सीजन 9.74% निकला. इन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मतलब अगर मैं जमीन से नेचुरली अगर कॉपर या अपना क्यूप्रिक कार्बोनेट निकालता हूं तो मुझे इतना परसेंटेज कंपोजिशन मिलेगा. फिर इन्होंने क्या करा, इस क्यूप्रिक कार्बोनेट को सिंथेटिक तरीके से लेबोरेटरी के अंदर बनाना चालू करा. क्यूप्रिक कार्बोनेट को इन्होंने लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज करा और देखा कि अरे बाप रे, हमने जो आर्टिफिशियल तरीके से क्यूप्रिक कार्बोनेट बनाया उसमें कॉपर का परसेंटेज सेम है. अरे बाप रे, कार्बन का परसेंटेज भी सेम है. अरे बाप रे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का परसेंटेज भी सेम है. तो इस चीज से वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इस दुनिया में अगर आपके पास में कोई कंपाउंड है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स उसके अंदर मौजूद जो एटम्स होंगे वो हमेशा एक फिक्स्ड सिंपल रेशो में होंगे. मतलब कि अगर आपके पानी की टंकी का पानी ले लो, आप बारिश का पानी ले लो, आप नदी का पानी ले लो, आप आपकी नाक में से जो पानी बह रहा है वो पानी ले लो, आप गटर का पानी ले लो, आप बोरिंग का पानी ले लो, आप समुद्र का पानी ले लो, आप बिस्लेरी का पानी ले लो, आप बिस्लेरी की जगह बिलसेरी का पानी ले लो, आप बिलेसरी का पानी ले लो, आप आपके बम धोने वाली पॉटी धोने वाले का पॉटी का पॉट का पानी ले लो, आप कहीं का भी पानी ले लो, पानी पानी होता है. जब आप उसका केमिकल कंपोजिशन पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको 2 हाइड्रोजन पर 1 ऑक्सीजन ही मिलेगा. यानी दुनिया में ऐसा कोई वाटर नहीं है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो बदल जाए. जहां 2 हाइड्रोजन पर 1 ऑक्सीजन जाकर लगा वो वाटर बनेगा. अगर ये रेशो गड़बड़ हो गया, मतलब 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन आ गए तो कंपाउंड ही बदल जाएगा. फिर वो हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाएगा, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन वाला. तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा. और इस लॉ को लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन बोला जाता है. तो इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में अगर हम लिखे तो हम क्या लिखेंगे, दैट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the compound contains elements in a fixed simple ratio irrespective of
देयर सोर्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स, इनका सोर्स कुछ भी हो। क्या ये बात समझ में? इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स बाय वेट, बाय वेट। तो इसको सिंपल फिक्स्ड रेशो कर लो, बस सिंपल रेशो मत करो क्योंकि हम वेट की बात कर रहे हैं। यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगा। जैसे अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन पर 1 ऑक्सीजन होता है। सो देयरफॉर 2 ग्राम हाइड्रोजन पर हमेशा 16 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा। अगर आप यहां पर बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, अगर आप लोग यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या होगा? हमेशा 12 ग्राम कार्बन पर आपको हमेशा 32 ग्राम ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। यह फिक्स है। क्या यह बात समझ में आ गई? दिस इज द फिक्स रेशियो बाय मास। तो दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डेफिनेट कांस्टेंट, और वी कैन से फिक्स प्रपोर्शन। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? पक्की बात। ध्यान से इसको देख लीजिए, इसको एक बार ध्यान से समझ लो, अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर लो, ठीक है। फिर अपन चलते हैं अगले लॉ की तरफ, जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ मल्टीपल proportions, law of multiple proportion. This law was actually given by Chacha Dalton. This law was given by Chacha Dalton in 1803. अब चाचा डाल्टन क्या बोलते हैं इसके अंदर? चाचा डाल्टन ने बहुत अच्छी बात ऑब्जर्व करी। चाचा डाल्टन ने बोला कि क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंबाइन होने से केवल वाटर बनता है? मैंने बोला नहीं। मतलब अगर हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हम लोग मिक्स करें तो हमेशा वाटर बनता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे आप देखते हो कि जब आप यहां पर हाइड्रोजन ले लेते हो 2 ग्राम, और जब आप यहां पर ऑक्सीजन ले लेते हो 16 ग्राम, तो यहां पर आपको मिलता है वाटर, H2O। लेकिन अगर बाय चांस आप लोगों ने यहां पर हाइड्रोजन तो 2 ग्राम ले लिया, लेकिन आपने यहां पर ऑक्सीजन 32 ग्राम ले लिया, तो यहां पर कंपाउंड बदलकर उसका नाम हो जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहां पर इसका नाम क्या हो जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, विच इज कॉल्ड एज H2O2। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो यहां पर डाल्टन ने क्या ऑब्जर्वेशन लगाया? तो डाल्टन का ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सिंपल था। डाल्टन ने बोला कि अगर दो एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, एक से ज्यादा टाइप का कंपाउंड बनाने के लिए, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाम के 2 एलिमेंट कंबाइन हुए तो एक कंपाउंड बना वाटर, एक कंपाउंड बना हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जब कंबाइन करता है तो जिस एलिमेंट का रेशो फिक्स होता है, जिस एलिमेंट का मास फिक्स होता है उसका तो फिक्स होता है, लेकिन जो दूसरे एलिमेंट का मास होता है वो उसके फिक्स रेशो में होता है। कैसे? देखो, दोनों कंपाउंड में, वाटर में और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, आप देखो वाटर का मास फिक्स है, हाइड्रोजन का मास फिक्स है, लेकिन वाटर में ऑक्सीजन 16 ग्राम है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में वाटर 32 ग्राम है। तो यहां पर ऑक्सीजन का रेशो क्या हो गया? वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, वाटर में हाइड्रोजन हो गया 16 ग्राम
एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड में वाटर हो गया 32 ग्राम। सो देयरफॉर इसका रेशो क्या हो गया, 1:2 का रेशो हो गया। समझ में आ रही बात आपको? यानी एक एलिमेंट का रेशो अपने बनाए हुए दोनों अलग अलग कंपाउंड्स में हमेशा फिक्स रेशो में, सिंपल होल नंबर रेशो में रहेगा। समझ में आ रही बात आपको? तो इसको अपन डिफाइन कैसे करेंगे? इफ टू एलिमेंट्स लिखना चाहिए, इफ टू एलिमेंट कंबाइंस टू फॉर्म more than compound, then to form more than one compound, then क्या होगा? To form more than one compound, then the mass of one element, then the mass of one element combine with the fixed mass of other element is in the simple ratio, then the mass of one element that combined with the fixed mass of other element are in a simple ratio। जैसे कि जब आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो हाइड्रोजन का 2 ग्राम है, यहां ऑक्सीजन 16 ग्राम है। अब ये हाइड्रोजन देखो, अभी हाइड्रोजन का मास फिक्स हो गया, वाटर में भी हाइड्रोजन 2 ग्राम, हाइड्रोजन परऑक्साइड में भी वाटर मतलब हाइड्रोजन 2 ग्राम। तो फिक्स मास के साथ में जो दूसरा एलिमेंट कंबाइन हो रहा है जिसका मास वेरी कर सकता है, तो इन दोनों का मास कैसे वेरी करेगा? 16 और 32 हो गया 1:2 का रेशो। मतलब ऐसा रैंडमली नहीं हो जाएगा कि इसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 16 ग्राम ऑक्सीजन मैच मतलब फिक्स रेशो आई मीन कंबाइन कर रहा है तो वाटर बन रहा है, तो अगले कंपाउंड में ये 2 ग्राम के साथ लेट से 44 ग्राम कंबाइन कर ले, या 43 ग्राम या 17 ग्राम कंबाइन कर ले, या 23 ग्राम कंबाइन कर ले। ऐसा एब्रप्ट कुछ नहीं होगा, सिंपल रेशो में चलेगा। 1:2, 2:3, 1:3, 1:4, 2:5, ऐसे फिक्स रेशो में चलेगा। और एग्जांपल देखते हैं। मान लो आपके पास में N2O है, तो इसके अंदर आपका जो नाइट्रोजन है वो 28 ग्राम से, एक नाइट्रोजन का मास 14 तो 2 का 28 हो जाएगा, और इसमें आपका ऑक्सीजन है 16 ग्राम। फिर आपने यहां पर अगला कंपाउंड देखा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जिसमें ये है 14 ग्राम और ये है 16 ग्राम। तो आप देखो इन दोनों ही कंपाउंड में ऑक्सीजन का रेशियो फिक्स है, लेकिन यहां पर नाइट्रोजन 28 ग्राम है और ये नाइट्रोजन 14 ग्राम है, तो ये हो गया ना 2:1 का रेशियो इनका। आ रही है मेरे प्यारे बच्चों को बात समझ में? आ रही है कि नहीं? है ना? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, कोई दिक्कत? तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, तो तीसरा लॉ बढ़िया तरीके से क्लियर करने के बाद लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट लॉ, जिसको बचपन में हम लोग पढ़ के इसके नाम को बहुत हंसते थे, बहुत ज्यादा हंसते थे, इतना ज्यादा हंसते थे कि मैडम क्लास के बाहर निकाल देती थी। इसका नाम है गे-लुसेक लॉ। अब आप लोगों को क्या पता इस पर हंसी आती है नहीं, अब बहुत कॉमन हो गया ये वर्ड। जब हम पढ़ते थे तब ये वर्ड इतना कॉमन नहीं था, तो हम इस पर तो भैया खूब हंसते थे। चलो, गे-लुसेक का लॉ बड़ा इजी है। गे-लुसेक ने बोला कि अगर मैंने यहां पर इस चेंबर के अंदर हाइड्रोजन नाम की गैस ले ली, अगर मैंने यहां पर इस चेंबर के अंदर हाइड्रोजन नाम की गैस ले ली, फिर मैंने यहां पर
इस चेंबर के अंदर ऑक्सीजन नाम की गैस ले ली, और जब मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, और जब मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, मतलब एक प्रोडक्ट बना दिया, तो यहां पर मुझे कुछ बढ़िया ऑब्जर्वेशन मिला। एक मिनट के लिए रुक जाइए जरा, पहले मैं इसको कंबाइन कर दूं। देखो कितना बढ़िया कंबाइन हुआ। तो यहां पर क्या बन गया आपका, वाटर। तो यहां पर गे लुसेक ने बोला कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर गैसेस जब कंबाइन करती है, गैसेस जब कंबाइन करती है, एक दूसरे के साथ केमिकली जुड़ती है, और गैसेस जब प्रोड्यूस होती है, और गैसेस जब प्रोड्यूस होती है, ये हमेशा एक दूसरे के साथ सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम में ही करती है, सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम में ही करती है। इन्होंने इसका बहुत छोटा सा बढ़िया एग्जांपल हमें दिया। इन्होंने बोला कि अगर मैं यहां पर 100 ml हाइड्रोजन ले रहा हूं, तो 100 ml हाइड्रोजन पर मैंने यह ऑब्जर्व करा कि मेरे को केवल 50 ml ऑक्सीजन ही लगी। यहां पर गे लुसेक का यह भी कहना था कि हमें गैसेस इतनी मात्रा में लेनी है कि केमिकल रिएक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाने के बाद इतनी सी भी कोई सी गैस एक्स्ट्रा ना बचे, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 100% कंज्यूम हो जानी चाहिए। तो जब आपने 100 ml हाइड्रोजन लिया, तो गे लुसेक ने यह ऑब्जर्व करा कि उन्हें केवल 50 ml ही ऑक्सीजन लग रही है। अगर वो 52 ml ऑक्सीजन भी लेते थे तो 2 ml एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बच जाती थी। अगर वो 48 ml ऑक्सीजन लेते थे तो यहां पर हाइड्रोजन थोड़ा एक्स्ट्रा बच जाता था। तो उन्होंने ये बात ऑब्जर्व कर ली थी कि आपको जब दो गैसेस के बीच में केमिकल रिएक्शन करना है, तब आप ये हमेशा ऑब्जर्व करेंगे कि वो दोनों गैसेस का जो वॉल्यूम होगा वो सिंपल रेशो में होगा। आप खुद देखो 100 ml के ऊपर आपको 50 ml ऑक्सीजन लग रही है, मतलब ये 2:1 के रेशो में नहीं आ गई। मतलब ये बात हमेशा फिक्स हो गई कि दुगनी और हाइड्रोजन लगेगी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए। अगर आपको कोई बोले कि मेरे पास में 500 ml ऑक्सीजन है, तो आपको यहां पर 1000 ml हाइड्रोजन लेना है। कोई आपको बोले मेरे पास तो 2 ml ही ऑक्सीजन है, तो आपको 4 ml हाइड्रोजन लेना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। और खास बात तो यह है कि जब यह कंबाइन होती है तो आपको यहां पर 100 ml ही वाटर मॉलिक्यूल मिला। तो यहां पर आप देखो कि जब आपने प्रोडक्ट को भी ऑब्जर्व करा तो प्रोडक्ट 100 ml बचा, तो ये भी 2 के रेशो में आया। यानी इन तीनों का जो रेशो था वो 2:1:2 का रेशो आया। समझ में आई बात। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ऐसा कैसे, 100 + 50 सर 150 क्यों नहीं हुआ। अबे मैथमेटिकली थोड़ी जुड़ रही है, यहां केमिकल रिएक्शन हो रही है, यहां केमिकल रिएक्शन हो रही है। मतलब हाइड्रोजन के एटम टूटे होंगे, ऑक्सीजन के एटम टूटे होंगे और एक नया मॉलिक्यूल बना होगा। समझ में आ रही है बात। तो यहां पर वो सिंपल मैथमेटिकल वाला जोड़ घटाव नहीं करना है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में एग्जैक्टली मास की बात हो रही है, यहां हम बेटा वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो वॉल्यूम में डायरेक्ट एडिशन नहीं होगा। क्या मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम पढ़ाया क्या? नहीं, वॉल्यूम कभी कंजर्व नहीं हो सकता। वॉल्यूम हमेशा चेंज हो सकता है। कैसे? अरे आप जानते हो ना, गैसेस का वॉल्यूम बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, क्योंकि गैसेस कंप्रेसिबल होती है, गैसेस एक्सपेंडिबल होती है। तो गैसेस का कोई फिक्स वॉल्यूम थोड़ी होता है, क्यों तुम उसको कंजर्व करने लगोगे। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर गे लुसेक ने क्या बात करी कि जब आप गैसेस को रिएक्ट करते हो या गैसेस को प्रोड्यूस करते हो, वो हमेशा एक दूसरे के साथ फिक्स रेशो, एक सिंपल होल नंबर रेशो में ही कंबाइन होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? दे रिएक्ट और दे प्रोड्यूस
दे ऑलवेज डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। तो इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे? इसको हम डिफाइन करेंगे कुछ इस प्रकार से, दैट व्हेन गैसेस रिएक्ट्स और कंबाइन, दैट व्हेन गैसेस रिएक्ट्स और कंबाइंस और प्रोड्यूस, रिएक्ट और प्रोड्यूस कर दो, काहे को इतना बड़ा बड़ा लिखे? स्कूल वालों को क्या करना है सेटिस्फाई करके, उनको एक डेफिनेशन लिखो, बोलना चेक कर आगे बढ़। सो व्हेन गैसेस रिएक्ट्स और प्रोड्यूस दे ऑलवेज डू सो इन द फिक्स्ड रेशियो, they always do so in a simple, they always do so in a simple ratio by volume, simple ratio by volume। क्या बात समझ में आ रही है? इनफैक्ट गे-लुसेक लॉ, इनफैक्ट गे-लुसेक लॉ होल्ड्स द रिजेम्बलेंस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, गे-लुसेक लॉ होल्ड्स द रिजेम्बलेंस, holds the resemblance with law of fixed proportion। फिक्स्ड proportion वाला आपका जो लॉ है ना, उससे इसका सिमिलैरिटी बैठता है। यानी जब दो एटम, दो एलिमेंट जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर एक कंपाउंड बनाते हैं तो वो हमेशा फिक्स रेशियो में होते हैं। तो यहां पर भी तो यही हो रहा है, तुम वाटर नाम का कंपाउंड बनाना चाह रहे हो, तो जब तुम वाटर नाम का कंपाउंड बनाओगे तो हमेशा वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के रेशियो में नहीं कंबाइन होता है। तुम वहां बाय मास भी देख लो, 2 हाइड्रोजन पर 2 ग्राम हाइड्रोजन पर 16 ग्राम ऑक्सीजन, मतलब सॉरी 2 एटम हाइड्रोजन पर 1 एटम ऑक्सीजन का 2:1 का रेशियो हो गया। वॉल्यूम से भी यही हो रहा है। तो यहां पर ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, बट ये वॉल्यूम की टर्म में है, और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो था वो बाय मास की टर्म में था, वो बाय मास की टर्म में था। क्या बात समझ में आ रही है? कोई परेशानी? यानी जब आप लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात करेंगे तो वहां पर 1:8 के रेशियो में कंबाइन होता है। वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के रेशियो में कंबाइन होता है। 2 ग्राम हाइड्रोजन पर 16 ग्राम ऑक्सीजन, 1:8 का रेशियो। और यहां पर अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये 2:1 के रेशियो में बाय वॉल्यूम कंबाइन हो रहा है। तो क्योंकि वो मास था, ये वॉल्यूम था, इनका रेशियो अलग अलग आएगा लेकिन तरीका सेम है। आपको बात समझ में आ गई? कोई परेशानी इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों, मेरे गुलजारी लालो? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला लॉ और लास्ट लॉ जिसको बोलते हैं एवोगैड्रो, एवोगैड्रो लॉ। कई बार जिंदगी में अगर आप थोड़ी ज्यादा दूर की सोच लो तो लोग आपके काम को समझ नहीं पाते। उनको लगता है कि तुम च में ऊ की मात्रा त में ई की मात्रा वाले हो, तुमको कुछ आता नहीं है, तुम बेवकूफ हो। एवोगैड्रो साहब के साथ भी यही हुआ। एवोगैड्रो साहब ने बात तो बहुत अच्छी कही थी लेकिन कोई इनके काम को समझ ही नहीं पाया। एवोगैड्रो ने क्या बोला? एवोगैड्रो ने बोला कि अगर मैंने एक चेंबर के अंदर हाइड्रोजन गैस रख दी, इन्होंने एक्सपेरिमेंट से निकाला, ऐसा नहीं था कि मजाक था, 22.4 लीटर। फिर इन्होंने हाइड्रोजन से थोड़ी हैवी और थोड़ी बड़ी गैस रखी जिसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड था, इसका भी इन्होंने 22.4 लीटर ही लिया। इन्होंने इससे और हैवी गैस रखी सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका मास, मॉलिक्यूल का साइज सब बड़ा था, ये भी इन्होंने 22.4 लीटर ही रखी। तो एवोगैड्रो ने ऑब्जर्व करा, व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस आर केप्ट टुगेदर, या इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस
हैव इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड मास। यानी अगर ये तीनों गैसेस का वॉल्यूम सेम है तो भले ही सल्फर डाइऑक्साइड बड़ी और हैवी हो, हाइड्रोजन गैस छोटी और हल्की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन तीनों का वॉल्यूम सेम है तो इन तीनों के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम होंगे। तो यहां पर एवोगैड्रो लॉ बोलता है दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और एक्चुअली एवोगैड्रो का ये लॉ बहुत अच्छे तरीके से गे-लुसेग लॉ को समझा पा रहा है। देखो, गे-लुसेग लॉ के तक लोगों को यह जानकारी नहीं थी कि हाइड्रोजन एक डाई एटॉमिक गैस है। पुराने जमाने में डाल्टन और ये सब लोग क्या मानते थे कि जो दो अलग अलग टाइप के एलिमेंट है उनके एटम तो कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन दो सेम टाइप के एलिमेंट कभी नहीं जुड़ सकते। मतलब डाल्टन ये बोलता था या उनके समय के साइंटिस्ट ये बोलते थे कि एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से कभी कंबाइन नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें एटम के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं था। एवोगैड्रो ने जब ये गे-लुसेग लॉ को पढ़ा तब एवोगैड्रो के दिमाग की बत्ती जली। तब एवोगैड्रो ने दुनिया को बताया कि जो हाइड्रोजन नाम की गैस है ये कोई एक अकेला पार्टिकल नहीं है। हाइड्रोजन गैस का एक पार्टिकल जो है ये एक्चुअली दो छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है। ऑक्सीजन गैस का ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो पार्टिकल है, ये दो छोटे छोटे ऑक्सीजन से मिलकर बना है। और जब ये दोनों टूटेंगे, ये दोनों जब टूटेंगे तो यहां पर एक नया पार्टिकल बनेगा जिसमें एक ऑक्सीजन के ऊपर दो हाइड्रोजन अटैच होंगे। समझ में आ रही बात आपको? कोई दिक्कत? तो यहां पर डाल्टन ने एवोगैड्रो ने बोला कि अगर तुम्हारे पास में इस प्रकार से दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आ जाए तो यहां पर दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे और ये दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ में एक और वाटर का मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो जो आपका गे-लुसेग लॉ था इसको और ज्यादा अच्छे तरीके से कैसे एक्सप्लेन करा एवोगैड्रो ने? देखो, इन्होंने बोला एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ये, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ये, तो ये आपके पास में टोटल दो मॉलिक्यूल आ गए। एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ये, तो एक ये आ गया। इससे आपके पास में एक और दो नए वाटर के मॉलिक्यूल बने, तो बन गया ना आपका 2:1:2 का रेशो, 2:1:2 का रेशो। तो एक्चुअली एवोगैड्रो ने गे-लुसेग के लॉ को फर्दर समझाया कि दुनिया में एक जैसे एलिमेंट कंबाइन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल बना सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली दुनिया में हर चीज एटम से मिलकर बनी है। पर एवोगैड्रो अपने लॉ को इतना बेटर तरीके से क्लैरिफाई नहीं कर पाए। वो बस इतना बोल के रह गए कि अगर मैं तीनों गैसेस का वॉल्यूम इक्वल रखूंगा तो इनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर रहेंगे, मतलब नंबर ऑफ एटम्स बराबर रहेंगे। कैसे? देखो, 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 एटम है। जब आपने इन दोनों गैसेस को मिलाया तो टोटल 6 एटम है। जब एक नई गैस बनी 1 2 3 1 2 3, नंबर ऑफ एटम इसमें भी सेम है। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल। बट वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। पर उसके ठीक 50 साल बाद जब फर्स्ट केमिस्ट्री की कॉन्फ्रेंस हुई वर्ल्ड वाइड, तब एवोगैड्रो के काम को समझा गया। एवोगैड्रो के लॉ को और अच्छे तरीके से आगे बताया गया, जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे एवोगैड्रो नंबर के बारे में, कि एवोगैड्रो नंबर कैसे आया, एटम्स के बारे में कैसे मालूम पड़ा। बट आज हम लोग यहां पर हमारे लेक्चर को स्टॉप करेंगे एंड आई होप आप सब लोगों को ये सारे लॉ अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम अगले लेक्चर में एटम्स क्या होते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, आपका मॉलिक्यूलर मास, मोल कॉन्सेप्ट, ये सब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो गाइस ये पूरी चीज अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब आपके साथ में एक छोटी सी बात डिस्कस करना चाहूंगा। अनअकैडमी पर 30 अप्रैल तक एक बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है जिसमें आपके पास में 25% ऑफ मिलने का चांस है।
यानी अगर आप अभी अनअकैडमी पर क्लास 11th का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वो नियर अराउंड आपको 15,000 का पड़ता है, लेकिन आप हमारा कोड जो हमको दिया है MP20, अगर आप ये वाला कोड लगा डालते हो तो आपको स्ट्रेट अवे 25% का ऑफ मिलेगा अनअकैडमी पर, और अब आपकी जो प्राइस हो जाएगी कोर्स की वो हो जाएगी मात्र 11,249। और उसके बाद में जब आप अनअकैडमी पर आ जाते हो हमारे साथ, तो मैं आपको वहां पर मेरे पर्सनलाइज नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशन, एनसीईआरटी सॉल्विंग, डीपीपी सॉल्विंग सब करवाऊंगा, क्योंकि आप लोगों का जो स्टडी का पैटर्न है वो बदल गया है। अब 60% एमसीक्यूज आएंगे, तो घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर मेंटोरशिप मिल जाएगी तो आप 11th एंड 12th में केमिस्ट्री में 99% स्कोर कर सकते हो। तो ये चीज जरूर देख लेना। आप लोगों को अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन, आप ऐप डाउनलोड करोगे तो वहां से भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, लेकिन कोड MP20 लगाना पड़ेगा तो जाके 25% का ऑफ मिलेगा। तो जो भी 11th के स्टूडेंट है वीडियो देख रहे हैं, MP20 कोड लगाओ एंड फटाफट आ जाओ अनअकैडमी पर। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।